गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश की टीचर साइंस गुड हाई एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जिसमें हमारी हेडिंग है ईंधन और ऊष्मीयमान के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बेटा ईंधन फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है वे पदार्थ जिनकी दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी दहन क्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते हैं। जैसे बेटा लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, ये सब क्या है बेटा? ईंधन हैं। ये सब क्या है? ईंधन हैं। अब एक बेटा शब्द आता है आदर्श ईंधन या स्वच्छ ईंधन। आदर्श ईंधन या स्वच्छ ईंधन। तो आदर्श ईंधन या स्वच्छ ईंधन किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो ये बेटा इस आदर्श ईंधन या स्वच्छ ईंधन की कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ इसकी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। तो आदर्श ईंधन या स्वच्छ ईंधन वह ईंधन है जिसमें निम्नांकित विशेषताएं होती हैं। जिसमें क्या होती हैं? निम्नांकित विशेषताएं होती हैं। उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन या स्वच्छ ईंधन कहते हैं। निम्नांकित विशेषताएं होती हैं। जिसमें बेटा फर्स्ट विशेषता क्या है कि फर्स्ट विशेषता है कि वह ईंधन जो सहज उपलब्ध हो जाता है, वह ईंधन जो सहज का मतलब आसानी से, जो सहज उपलब्ध हो जाता है, सहज उपलब्ध हो जाता है। सेकंड है बेटा जो सस्ता होता है, जो सस्ता होता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? सस्ता होता है। नंबर थर्ड जिसका ज्वलन ताप, तीसरे में लिखोगे जिसका ज्वलन ताप कम होता है और वह वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। चौथा है जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है, जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है और जिसके इकाई किलोग्राम से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट 5वां है जिसका, अगला पॉइंट में लिखोगे जिसका पूर्ण दहन हो जाता है, जिसका पूर्ण दहन हो जाता है। दहन के पश्चात अवांछित पदार्थ शेष नहीं रहता है। ठीक है, दहन के पश्चात शेष नहीं रहता है। अगला है वायु प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के ईंधन को क्या कहते हैं? स्वच्छ ईंधन कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार के ईंधन को स्वच्छ ईंधन या आदर्श ईंधन माना जाता है, जिसमें ये निम्नांकित विशेषताएं होती हैं। अब आगे अपनी हेडिंग है वो है बेटा ऊष्मीयमान। क्या है? ऊष्मीयमान। ऊष्मीयमान क्या होता है? ठीक है, तो ऊष्मीयमान की परिभाषा है, ऊष्मीयमान की डेफिनेशन क्या है?
ऊष्मीयमान की डेफिनेशन है, ऊष्मीयमान किसी ईंधन की 1 किलोग्राम मात्रा, किसी ईंधन की 1 किलोग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त या उत्पन्न, प्राप्त लिख सकते हैं या उत्पन्न लिख सकते हैं, प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उस ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। किसी ईंधन की 1 किलोग्राम मात्रा के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। डायरेक्टली लिख दो आप, मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है, उसका ऊष्मीयमान थर्मल वैल्यू कहलाती है, ठीक है, कहलाती है। अब है बेटा कि ऊष्मीयमान का मात्रक, ठीक है, कि ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है, तो मात्रक में लिखेंगे ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीयमान को किस में प्रदर्शित किया जाता है बेटा, किलोजूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मीयमान को किलोजूल प्रति किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, केजे प्रति केजी। तो ये ऊष्मीयमान का क्या है, मात्रक है, किलोजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद में बेटा अलग अलग पदार्थों का जो ऊष्मीयमान है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो आप लिखेंगे विभिन्न पदार्थों का ऊष्मीयमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे बेटा सारणी बना लेना आप, और सारणी में एक तरफ आप लिख देंगे ईंधन और दूसरी तरफ लिख देंगे ऊष्मीयमान। एक तरफ तो क्या लिखेंगे ईंधन और दूसरी तरफ लिख देंगे ऊष्मीयमान, ठीक है ना, एक तरफ ईंधन और दूसरी तरफ ऊष्मीयमान। तो जैसे ईंधन में बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं गोबर के उपले, ठीक है, गोबर के जो उपले हैं जिसको हम कंडे कहते हैं, उनका ऊष्मीयमान 6000 से 8000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा लकड़ी है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लकड़ी है, तो लकड़ी का होता है 17,000 से 22,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में बेटा कोयला है, तो कोयला का होता है 25,000 से 33,000, क्या बोलेंगे, 25,000 से 33,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में बेटा आता है आपके ये जो पेट्रोल है, ठीक है ना, पेट्रोल है, तो पेट्रोल का ऊष्मीयमान कितना आता है, पेट्रोल का ऊष्मीयमान होता है 45,000, कितना होता है, 45,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो गैस होती हैं, जैसे आपके ये जो गैस है मीथेन है, सीएनजी है, इनका 50,000 होता है। मीथेन का 50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। उसके बाद में सीएनजी है, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का भी क्या होता है, 50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। सीएनजी के बाद में बेटा एलपीजी होती है, तो एलपीजी का 55,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है, कितना होता है, 55,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। उसके बाद में बेटा हाइड्रोजन जो गैस है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन, तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है 1,50,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार ये ऊष्मीयमान है, ये विभिन्न पदार्थों का ऊष्मीयमान दिया गया है। तो ये आप सारणी में टेबल बनाकर लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब है बेटा आगे अपनी हेडिंग है, वो हेडिंग है कि ईंधन के दहन से उत्पन्न हानिकारक उत्पाद या पदार्थ एवं उनके प्रभाव, उनके जो प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है वो, ठीक है। तो आगे लिखेंगे ईंधन के दहन से
ईंधन के दहन से, लिखेंगे ईंधन के दहन, ईंधन के दहन, ईंधन के दहन से उत्पन्न हानिकारक उत्पाद या पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, ब्रैकेट में उत्पाद भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उत्पाद एवं उनके प्रभाव, उनके इफेक्ट हैं वो क्या पड़ते हैं, ठीक है, कि जो ईंधन, जितने भी ईंधन जो जलते हैं उन ईंधनों के दहन से कौन कौन से पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। बेटा जो ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग है, इसके आगे लिखेंगे बेटा ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग, ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग, बढ़ता हुआ उपयोग, ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्या डालता है? हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। जैसे लिखेंगे, जैसे ये बेटा पॉइंट में है, जैसे आपके लकड़ी, कोयला और पेट्रोल के लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे जो कार्बन ईंधन है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, बेटा ये क्या है? कार्बनिक ईंधन है, इनमें कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन ईंधन है जो बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वसन रोग हैं वो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे लकड़ी, कोयला, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो खतरनाक प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन कण हैं जो खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो खतरनाक प्रदूषक होते हैं। बेटा खतरनाक प्रदूषक क्या होते हैं? कार्बन कण हैं। बिना जले हुए जो कार्बन कण हैं वो खतरनाक प्रदूषक होते हैं। ये है मनुष्य में दमा जैसे श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला दूसरा पॉइंट है बेटा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है आपकी जो भी ईंधन है, जैसे आप लकड़ी मान लें, कोयला मान लें या पेट्रोल कुछ भी है, तो बेटा ईंधन के अपूर्ण दहन से, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है बेटा? CO। क्या सूत्र होता है इसका? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो क्या है? एक विषैली गैस है। बेटा ये क्या है? जो अत्यंत विषैली गैस है, ठीक है ना। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो एक अत्यंत विषैली गैस है, विषैली गैस है। ये है
ये विषैली क्यों है बेटा? क्योंकि यह आगे लिखेंगे यह रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। यह रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता, रक्त की ऑक्सीजन वाहक अक्षमता, रक्त की ऑक्सीजन वाहक अक्षमता को घटा देती है, बेटा आपको पता है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। इधर देखना बेटा, जो ब्लड है, रक्त है, ये क्या करता है? इसमें रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक होता है रुधिर में, ठीक है, लाल रंग का वर्णक होता है। और यह वर्णक क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है कि जो रुधिर की, जो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वाहक क्षमता होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको घटा देती है। इससे व्यक्ति का दम घुट जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इसको मिटा रहा हूं बेटा, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे अधिकांश ईंधनों के दहन से, तीसरा पॉइंट है अधिकांश बेटा जितने भी फ्यूल होते हैं उनके दहन से, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। वायु में CO2 की अधिकता, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ठीक है, अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण बनती है। वायु में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है बेटा। जो यदि वातावरण में, यदि वायु में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, एक निश्चित लेवल से अधिक हो जाती है, तो CO2 की मात्रा अधिक होने से विश्व उष्णन में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिससे विश्व का जो औसत तापमान है ये बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्व उष्णन कहते हैं। परिभाषा बेटा इसकी विश्व उष्णन की, वातावरण में CO2 की अधिकता हो जाने से, वातावरण में CO2 की अधिकता हो जाने से विश्व का या पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस विश्व उष्णन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो अधिकांश ईंधनों के दहन से ये वातावरण में मुक्त होती है, छोड़ी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है बेटा। जो कोयला और डीजल के दहन से, चौथा पॉइंट है कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है, जो दम घोटू व संक्षारक गैस है, जो दम घोटू व संक्षारक, मतलब बेटा जलन पैदा कर देती है स्किन में, आंखों में, ठीक है, गले में,
ये क्या कर देती है, जलन पैदा कर देती है। जो दम घोटू है संक्षारक गैस है, ठीक है बेटा। यह एक ऐसी गैस है जो पौधों को भी मृत कर देती है, पौधों को भी क्या कर देती है बेटा, ये मृत कर देती है, डेड कर देती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। पांचवा पॉइंट है बेटा, जो पेट्रोल डीजल होते हैं, पेट्रोल जो इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं तो उनसे, तो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड, नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। और बेटा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। आप इधर देखो, कोयला और डीजल के दहन से तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और पेट्रोल इंजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि छोड़ती हैं, तो नाइट्रोजन की गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये वर्षा जल में घुल जाते हैं। वर्षा जल में क्या हो जाते हैं बेटा, घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। वर्षा जल में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल, एसिड बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। कि जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये क्या हो जाते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। बेटा ये कैसे हैं, जैसे सल्फर है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। जैसे सल्फर का ऑक्साइड बेटा क्या है, SO2 है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या है बेटा, NO2 है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, H2O से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं बेटा, जल से क्रिया करते हैं, H2O से क्रिया करते हैं। और H2O से क्रिया करके ये क्या बना रहा है, यहाँ पे H2SO3 बना रहा है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार ये जो H2O से क्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाता है, HNO3। इस प्रकार ये अम्ल बनाते हैं और ये अम्ल वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर बरसते हैं, इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा है फसलों, भवनों, अम्ल वर्षा है वो फसलों, भवनों, स्मारकों और मृदा को नुकसान पहुंचाती है। बेटा अम्ल वर्षा लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ये पॉइंट, अम्ल वर्षा फसलों, अम्ल वर्षा फसलों, भवनों, स्मारकों, रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन, मृदा को नुकसान पहुंचाती है या को क्षति पहुंचाती है, ठीक है ना, को नुकसान पहुंचाती है। ये अम्ल वर्षा का क्या है बेटा, हानिकारक प्रभाव है। एसिड रेन क्या करती है, मृदा को नुकसान पहुंचाती है। इससे मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है और जो स्मारकों में जो संगमरमर लगा होता है उस संगमरमर को ये नुकसान पहुंचाती है। अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर पीला होने लग जाता है जिसे संगमरमर कैंसर कहते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हमारा जो यहाँ पे ये आज ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और आप इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।